गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको संपोषित प्रबंधन के बारे में बताया था और संपोषित प्रबंधन के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा चलाए गए चिपको आंदोलन के विषय में भी बताया था। ऐसा ही एक आंदोलन बंगाल में भी चलाया गया था बच्चों। सन 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूरा करने की अपनी योजना असफल होने के कारणों का पता लगा। सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच दूरी बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झगड़ा होने लगा उनके बीच में। इन झगड़ों ने नक्सल जैसे हिंसक आंदोलन को और बढ़ावा दिया। इसलिए वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया और मिदनापुर के अराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी A.K. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया और उनके सहयोग से बुरी तरह से ग्रस्त साल के वन 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला। साथ ही उन्हें वहां से उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा मिला। स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक वहाँ के जो वन थे वो फिर से अच्छे हो गए। तो बच्चों, ये हम जान चुके हैं कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं जल की, पानी की। जैसा कि हम जानते हैं जल ही जीवन है। जल सभी को चाहिए, हर जीव को जल चाहिए। तो उसके संरक्षण की, उसके प्रबंधन की भी बहुत आवश्यकता है। जल को हमें बचाना चाहिए। पीने का पानी बहुत कम है, साफ पानी बहुत कम है, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। एटलस की सहायता से भारत में वर्षा के पैटर्न का अध्ययन, एटलस यानी नक्शा, जिसे आप मैप कहते हैं, ऐसे मैप भी आते हैं जिनमें यह दर्शाया जाता है कि कहाँ बारिश ज़्यादा होती है और कहाँ बारिश कम होती है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पर जो बारिश का मौसम है वो जून से अगस्त तक होता है। ऐसे ही और राज्यों में कब, कहाँ, कैसी बारिश हो रही है, ये सब हमें एटलस की सहायता से पता लग जाएगा। एटलस मैंने बताया क्या होता है, मैप होता है, भौगोलिक नक्शा, भौगोलिक मानचित्र। इससे पता लग जाएगा कि मानसून कहाँ से होता हुआ कब, कैसे पहुँचता है और कब बारिश होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों बांध के बारे में। बांध के द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है, जल को इकट्ठा किया जाता है। ये बांध हमें पानी इकट्ठा करने के साथ साथ और भी कई मदद करते हैं। बाढ़ आने से बचाते हैं, विद्युत का उत्पादन इनसे होता है। तो बांध हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। ये नदियों पर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियों पर, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पानी आता है और इस पानी को फिर वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ के लोग पानी से वंचित हैं। उसके बाद हम उस पानी को अपने अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। अगर कभी बारिश ना हो तो उसे नदियों के द्वारा वहाँ पहुँचाया जा सकता है जहाँ पानी की कमी है। तो बांध के बनने से हमें काफ़ी लाभ मिले हैं। लेकिन जो बड़े बांध हैं, बड़े बांध के बनने के विरोध भी हुए हैं। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में पढ़ा होगा, जिसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हुआ। क्योंकि बच्चों,
बांध जितने बड़े होते हैं उनकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर उनमें कोई कमी आती है, अगर वो टूट जाते हैं, तो उसके पानी से आसपास का क्षेत्र बह जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उसमें 3 समस्याएं चर्चा में आईं। सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी को वहाँ से हटाना पड़ा और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। आर्थिक समस्याएं, इससे जनता का बहुत अधिक धन लगा बांध बनाने में और उस अनुपात में लाभ नहीं मिला। पर्यावरणीय समस्याएं भी आईं, क्योंकि उससे बड़े स्तरों पर वनों का विनाश हुआ बांध बनाने के लिए, तथा जैव विविधता की क्षति हुई। तो इसीलिए लोगों ने उसका विरोध किया। विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर लोग गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी भूमि, जंगल, अपनी रोजगारी से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती। 1970 में बने तावा बांध ने विस्थापितों को अभी तक वो लाभ नहीं मिल सका जिसका उनसे वायदा किया गया था। तो स्थानीय लोगों को इस प्रकार की योजनाओं से कुछ नुकसान जरूर होता है, परंतु बच्चों ये लाभकारी हैं और हमें उन स्थानीय लोगों की ज़रूरतों, समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। इसके बाद आता है जल संग्रहण। जल संभर प्रबंधन से मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके, यानी कि अधिक से अधिक फसल हम उगा सकें। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधनों, पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना है जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो, यानी पर्यावरण में किसी प्रकार का असंतुलन ना हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, बल्कि सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है तथा निचले बांध एवं जलाशयों का सेवा काल को बढ़ाता है। प्रत्येक संगठन प्राचीन कालीन जल संरक्षण प्रणालियों को दोबारा से जीवित करने में लगे हैं, जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं। तो बच्चों, इन समुदाय ने जल संरक्षण के ऐसे सैकड़ों तरीके विकसित किए जिसके द्वारा धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके। छोटे छोटे गड्ढे खोदे, झीलें बनाई और मिट्टी के कटाव को भी रोका और जल को बचाया ताकि भूमि का जल स्तर नीचे ना जाए। जल संरक्षण भारत में पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र में बंधारस, ताल, उत्तर प्रदेश में बंदिश, बिहार में आहार, पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ल, जम्मू में कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा आदि प्राचीन जल संग्रहण एवं जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं। तो किसी न किसी प्रकार से स्थानीय निवासियों के द्वारा जल को बचाया जाता है, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा छिछले स्थान, वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ, प्राकृतिक जल मार्ग पर बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन बांधों के अवरोध के कारण मानसून का जल तालाब में भर जाता है। केवल बड़े जलाशयों में जल पूरे वर्ष रहता है, परंतु छोटे जलाशयों में यह जल 6 महीने या उससे भी कम समय तक रहता है। उसके बाद ये सूख जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है, परंतु जल भौम स्तर को सुधारना है, अर्थात भूमि में जो नीचे जल है उसके स्तर को नीचे गिरने से रोकना है। ठीक है, इसके भी अनेक लाभ हैं। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, बल्कि आसपास फैलता है। बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती। भौम जल मानव व जंतुओं के अपशिष्ट से प्रदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। इसके बाद आता है बच्चों कोयला एवं पेट्रोलियम। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कोयला किस प्रकार बना है। जब कभी पृथ्वी पर उथल पुथल हुई होगी तो वृक्ष मिट्टी के नीचे दब गए और उनके सड़ने से या उनके ऑक्सीकरण से कोयले का निर्माण हुआ। और माना जाता है कि पेट्रोल का निर्माण समुद्री जीव जंतुओं को मिट्टी में दब जाने के कारण हुआ है। यह प्रक्रिया 2-4 साल की नहीं है बच्चों। इस प्रक्रिया को होने में हजारों लाखों वर्ष लगे हैं। अतः इसका उत्पादन या इसका निर्माण पुनर्निर्माण आसानी से दोबारा नहीं किया जा सकता। तो इन संसाधनों को भी हमें बहुत ही सही ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए। जब जरूरी हो तब ही हमें इन्हें ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सीमित हैं। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाएंगे और इनका निर्माण बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अतः कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही सीमित मात्रा में हमारे पास हैं और इनका निर्माण हमें ठीक प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि इनके जब हम दहन करते हैं तो उससे अनेक हानिकारक गैसें भी वायुमंडल में आती हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। तो अतः हमें इनका सोच समझकर ही उपयोग में लाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हम जानते हैं कि इनकी खपत कहाँ होती है। बस यात्रा में, बिजली बनाने में आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। डीजल, पेट्रोल, कोयले का उपयोग रेलगाड़ी चलाने में भी किया जाता है। तो जहाँ तक हो सके इनका एक उचित प्रयोग करना चाहिए। तो कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर निर्भर करता है। यातायात के संसाधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का प्रयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे इसकी दक्षता बढ़ जाए, ताकि कम ईंधन से ज़्यादा ऊर्जा हमें मिले। इसके बाद आता है यूरो मानक। अपने वाहनों से निकलने वाली गैसों के यूरो 1 एवं यूरो 2 मानक के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा। यूरो 1 में ईंधन से प्राप्त CO2 का उत्सर्जन स्तर 2.75 ग्राम प्रति किलोमीटर तथा यूरो 2 में यह स्तर 2.20 ग्राम प्रति किलोमीटर है। फलस्वरूप प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आई है। यूरो मानक कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वाहनों से, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। इस पर विचार करने के लिए हमें अपना पूर्ण दिमाग प्रयोग में लाना होगा। हमें यह तो मानना होगा कि लोग अपने हित का बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इससे पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। हमें कानून बनाने होंगे, हमें मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इनका लाभ मिल सके। तो बच्चों, इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु प्रश्न आप मुझे करके चेक कराएंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं आता है तो मुझसे लिखकर या बोलकर पूछ लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।